नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार। आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रक्त नलिकाएं। ये हमारा परिसंचरण तंत्र का तीसरा भाग होगा। इससे पहले हम देख चुके हैं कि सभी जंतुओं में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरे भाग में हमने हृदय की संरचना और उसकी क्रियाविधि को देखा। तीसरे भाग में हमने देखा था हृदय चक्र को। तो यहाँ ये जो चौथा टॉपिक है वो है रक्त नलिकाएं। क्योंकि हम जानते हैं परिसंचरण तंत्र के लिए तीन बातों की आवश्यकता होगी। पहला हृदय होगा, दूसरा रक्त नलिकाएं होगी और तीसरा होगा रक्त, जिसको हम बाद में देखने वाले हैं। हृदय को हमने कंप्लीट किया। हृदय में हमने हृदय की संरचना को समझा, उसके चालन तंत्र को समझा, किस प्रकार से वो काम करता है, वाल्व वगैरह उनको देखा और कार्डियक साइकिल उनको देखा। आज हम पढ़ेंगे रक्त नलिकाएं। इसको समझने के लिए हमें एक बार आउटलाइन हमें देख लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का होता है। हम जानते हैं मनुष्य के हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले 2 आलिंद होते हैं, नीचे वाले 2 नले होते हैं। पूरी बॉडी का विऑक्सीकृत रक्त है वो महाशिरा वेना केवा के द्वारा आता है दाएं आलिंद में, यानी ये वाला भाग दायां है और ये वाला भाग बायां है। दाएं आलिंद से दाएं नीले में यहाँ होता है ट्राइकस्पिड वाल्व और वहां से रक्त आता है दाएं नीले के अंदर। दाएं नीले से रक्त जाता है धमनी के द्वारा और यहाँ पे एक वाल्व रहता है सेमीलूनर वाल्व। फिर जाता है रक्त लंग्स के अंदर यानी फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन को भेजा जाता है अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है बाहर। तो ये रक्त हो जाता है ऑक्सीकृत। देखो यहाँ पे जो रक्त जा रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, ऑक्सीजन ली हमने, ये क्रिया श्वसन कहलाती है। यहां से रक्त आएगा यानी ऑक्सीकृत रक्त आएगा यहाँ से और वो आ जाएगा बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद से वो जाएगा बाएं नीले में, यहाँ होगा बाइकस्पिड वाल्व और यहाँ से फिर होगा सेमिलुनर वाल्व और ये धमनी के द्वारा, उस धमनी का नाम होगा महाधमनी। और ये रक्त जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर रक्त जाएगा। कोशिकाओं में काम आएगी वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रक्त में छोड़ दिया जाएगा। यानी यहाँ वाले रक्त के अंदर CO2 अधिक होगी, यहाँ वाले रक्त में O2 अधिक होगी। O2 अधिक है इसलिए यहाँ के रक्त का रंग होगा लाल, CO2 अधिक है इसलिए या ऑक्सीजन की मात्रा कम है इसलिए यहाँ का रक्त का रंग होगा नीला। नीला रक्त आएगा दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व से होता है दाएं नीले के अंदर, दाएं नीले से सेमीलुनर वाल्व के द्वारा से होता हुआ इसको बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी रक्त लेके जाएगी लंग्स के अंदर, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर और ये रक्त हो जाएगा ऑक्सीजनित यानी ये लाल रंग का हो जाएगा पुनः और हृदय के अंदर आएगा बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ बाएं निलय के अंदर। बाएं निलय इसका सबसे बड़ा भाग है, अत्यधिक दाब के साथ पूरी बॉडी के अंदर इसको भेज दिया जाएगा। यहाँ 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक, पूरा का पूरा रक्त है वो सिर्फ नलिकाओं में बह रहा है, खुला नहीं है, इसलिए ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम कहेंगे बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। एक दूसरी बात भी यहाँ पे नोट हो रही है और वो ये है कि यहाँ पर रक्त को बॉडी में जाने के लिए उसको हृदय से 2 बार गुजरना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे रक्त आया और ऑक्सीकृत होकर वापस आया तो 2 बार गुजरना पड़ रहा है, इसलिए इस तंत्र को बोलेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। इस सरल बात। तो यहाँ हमने देखा है कि हृदय और रक्त नलिकाएं किस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है। यहाँ मैंने सीधा बॉडी और लंग्स दिखा दिया है। वैसे ये ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये जो महाधमनी है वो फिर अलग धमनिकाओं में, अलग नलिकाओं में, शाखाओं में विभाजित होती जाती है और अंत में वो कैपिलरीज यानी केशिकाओं में बहुत बारीक बारीक नलिकाओं में विभाजित हो जाती है और फिर कैपिलरीज ही शिराओं से जुड़ी हुई रहती है। वो प्राथमिक द्वितीयक ऐसे होती हुई महाशिरा से रक्त है वो पूरी बॉडी का रक्त है वो हृदय के अंदर आता है। अब देखो हम बात करते हैं नलिकाओं की। रक्त नलिकाएं ब्लड वेसल्स हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा, एक होती है केशिका। हम धमनी और शिरा को जोड़े में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों एक जैसी है, एक दूसरे की विपरीत है, पढ़ने में सुविधा रहेगी। एक तरफ धमनी लेते हैं, एक तरफ शिरा लेते हैं। कैपिलरीज को हम देखेंगे बाद में। धमनी यानी इंग्लिश में यदि बात करें तो आर्टरीज और वेन्स की इंग्लिश में बात करें तो इसको, शिरा की बात करें तो इसको कहेंगे वेन। अब देखो इनकी डेफिनेशन क्या है। रक्त नलिकाएं हैं, इनमें किसको शिरा कहेंगे और किसको धमनी कहेंगे। एक ही डेफिनेशन है, वो है हृदय से रक्त को अंगों की ओर ले जाने वाली नलिकाएं धमनी कहलाती है
और अंगों से रक्त को हृदय की ओर लाने वाली नलिकाएं शिरा कहलाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये रक्त को हृदय से अंग की ओर ले जाती है, अंगों की ओर, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका काम होगा ये रक्त को अंगों से हृदय की ओर, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी रक्त की जो डायरेक्शन है वो क्या है। दूसरी खास बात देखो, इसके अंदर जो रक्त बहेगा वो ऑक्सीकृत, क्योंकि पूरी बॉडी में जो रक्त भेजेंगे वो ऑक्सीकृत रक्त भेजेंगे। ऑक्सीकृत यानी जिसके अंदर O2 अधिक होगी, और O2 अधिक होगी तो हमने बात करी थी कि लाल रंग, अर्थात धमनियां है वो लाल रंग की दिखाई देगी, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजनित रक्त बह रहा है, जबकि यहां पर अनऑक्सीकृत यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो रक्त बहेगा, और ऐसा रक्त होगा नीला, यानी इनके अंदर यहाँ ये से बाहर ये नलिकाएं यहाँ दिखती है, जो नीली दिख रही है इसका मतलब वो शिरा है। और धमनियां तो वैसे दिखती नहीं है क्योंकि वो गहराई में होती है, क्योंकि इनमें दाब ज्यादा होता है, अत्यधिक दाब के कारण पूरी बॉडी में भेजना होगा, इसलिए गहराई में पाई जाती है, ये ऊपरी सतह पे पाई जाती है। देखो इसका एक अपवाद भी है, और अपवाद क्या है, सभी धमनियों के अंदर ऑक्सीकृत रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसके अंदर अनऑक्सीकृत रक्त बहता है। और जैसे कंपटीशंस होते हैं उनके अंदर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत स्टार वाली बात है। और वो क्या है, फुफ्फुस, पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी, इसके अंदर अशुद्ध रक्त यानी अनऑक्सीकृत रक्त बहता है नीला, क्योंकि पूरी बॉडी का रक्त आज जब दाएं नीले से फेफड़ों के अंदर जाएगा तो वहां पर रक्त है वो नीला ही होगा, अनऑक्सीकृत होगा। यहां पे भी एक अपवाद है, और वो है फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन, इसके अंदर ऑक्सीकृत रक्त बहता है, यानी इसके अंदर लाल रक्त बहता है, एक ही धमनी ऐसी। दूसरा देखो, इनके अंदर रक्त को पूरी बॉडी में भेजना होगा, इसलिए इनके अंदर दाब अधिक होगा, दाब अधिक होगा, इसलिए रक्त कैसा बहेगा, तेज, फ्लो है, ब्लड का फ्लो है वो तेज होगा। अगर धमनी कट जाए तो बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाएगा, सिरा कटेगी तो कम निकलेगा। दूसरा, और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो रक्त बहता है वो झटके के साथ में बहता है, झटका लगता है, क्योंकि हृदय जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेगा, क्योंकि हमने देखा था कि बाएं निलय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ओनली 0.3 सेकेंड, यानी बहुत कम समय है वो, और एक साथ झटका लगेगा तो झटके के साथ में बहता है। और हम इन झटकों को महसूस भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं पल्स या नब्ज रेट कहते हैं। जैसे डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो यहाँ पे अंगूठा रखता है और अपनी धड़कन को चेक कर लेता है, अर्थात इस झटके के आधार पर हृदय की गति है उसका निर्धारण है, उसकी गणना भी हम कर लेते हैं, उसका अनुमान भी लगा लेते हैं, जबकि शिराओं में ऐसा नहीं है। यहाँ पे रक्त बहेगा वो अधिक दाब नहीं होगा, दाब कैसा होगा, कम, तेज नहीं बहेगा, सामान्य फ्लो ही रहेगा, और यहाँ पे झटके नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, अपने हाथ को आप ऐसे देखेंगे अंगूठे की तरफ है, ये जो मिड पॉइंट है, मिड और ये जो साइड वाला पॉइंट है, इसके बीच में यहाँ पे आप इस प्रकार से अंगूठे को रखेंगे तो आप थोड़ा सा इसको हल्का सा दाब लगाइए, और वो तब तक दाब लगाते रहिए जब तक कि आपको झटका महसूस नहीं हो जाए, थोड़ा सा आप प्रेस करेंगे। और ये जो हिस्सा है पोर, यहाँ पे क्या है, कैपिलरीज होती है, तो यहाँ पे हम संवेदना ज्यादा होती है, आराम से पहचान पाते हैं। इसको ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं, ये जो अंगुलियां होगी यहाँ पे अपने को महसूस होगा, यहाँ पे हमने रख दिया है तो अब इसको मैं काउंट कर सकता हूँ। इसके अलावा अन्य स्थान भी जहां से हम इन झटकों को महसूस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, कहाँ है, यहाँ पे महसूस करते हैं, वहां पे इन झटकों को हम महसूस कर सकते हैं, और उनकी गणना करके हम हृदय की गति का पता लगा सकते हैं। आगे वाली खास बात है वाल्व, इनके अंदर वाल्व नहीं पाए जाते, इनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं। जैसे ये एक नली है, इसमें ब्लड फ्लो इधर हो रहा है, ये एक सिरा है, तो इसके अंदर वाल्व होंगे, वो ऐसे होंगे इधर, यानी रक्त को इधर तो जाने देंगे, वापस नहीं आने देंगे, ऐसे जगह जगह पर ऐसे वाल्व्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसको भी आप महसूस कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये जो नली है, इसको आप प्रेस करके यूं लेके आएंगे तो आप देख पा रहे हैं ये खाली हो गई है, या आप इसको इधर लेके आइए, अब ये खाली हो गई है, और आप जैसे ही छोड़ेंगे तो इसमें रक्त आपको जाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ पे वाल्व है,
यहाँ पे एक नली है, प्रेस करके मैंने इसको खाली कर लिया तो रक्त है नहीं, जैसे मैं छोड़ूंगा तो रक्त जाता हुआ आपको आसानी से दिखाई देगा। तो ये वाल्व से इसके अंदर होते हैं। सभी सिराओं के अंदर वाल्व होते हैं, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसके अंदर वाल्व होता है, उस वाल्व का नाम है सेमी लूनर। वैसे दो है, दो धमनी है, सेमी लूनर वाल्व है। यहां मैं लिख देता हूं, वाल्व का नाम है सेमी लूनर वाल्व है, वो धमनी के अंदर पाया जाता है। वो धमनी है, एक तो है महाधमनी और एक है फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी का नाम दो जगह आ गया है। इसके अंदर विऑक्सीकृत अनऑक्सीकृत रक्त बहता है और इसके अंदर वाल्व भी पाए जाते हैं। किसी भी धमनी के अंदर वाल्व नहीं है, दो धमनियों के अंदर वाल्व है और उन वाल्व का नाम है सेमी लूनर वाल्व। और ये वाल्व कहाँ पाए जाते हैं? जहां ये हृदय से निकलती है, हृदय से जहां पे ये जुड़ी हुई रहती है वहां पर ये पाए जाते हैं। दूसरा देखो, इनकी जो गुहा है या इनका एक चित्र सेक्शन बना लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा इसका सेक्शन। जैसे ये एक नली है, इसको यहां से काटेंगे तो एक नली जैसी संरचना दिखाई देगी, वो वाला चित्र मैं बना रहा हूं। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये इसकी आंतरिक दीवार है, आंतरिक दीवार है वो एंडोथीलियम की बनी हुई होती है, या कहें कि सल्की उपकला। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां लिख देता हूं मैं, दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों में ही, यानी धमनी और सिरा दोनों की जो नली है उसकी आंतरिक सिरा होगी सल्की उपकला, स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये बहुत ज्यादा चिकनी होती है। चिकनी इसलिए होती है ताकि रक्त के बहाव में अवरोध या प्रतिरोध है या घर्षण बल है वो कम से कम लगे, इसलिए बहुत ज्यादा कांच के समान चिकनी होती है ये। दूसरा, इसकी ये वाली दीवार मस्कुलर दीवार, और तीसरी बाहर ये भी पतली, बीच वाली दीवार है वो थोड़ी मोटी होती है। देखो बाहर वाली 3 लेयर है ये, 1 2 3 लेयर, और लेयर के लिए एक टेक्निकल टर्म है वो है ट्यूनिका। 3 परतें ट्यूनिका, तो तीनों के लिए ट्यूनिका ही काम में लूंगा मैं। बाहर वाले के लिए ट्यूनिका एक्सटर्ना, और बीच वाली है, मध्य वाली है, उसके लिए होगा ट्यूनिका मीडिया, और अंदर वाली जो लेयर है उसका होगा ट्यूनिया इंटरना। इसका एक अन्य नाम भी मिलता है कहीं बुक में, इंटाइमा। रक्त की जो दीवार है वो दीवार 3 परतों की बनी हुई है। सबसे बाहरी परत का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसकी खास बात क्या होती है? इसके अंदर कोलेजन तंतुओं की बनी हुई होती है, प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, कोलेजन तंतुओं से बनी, यानी ये फैल सकती है, सिकुड़ सकती है। इसको इलास्टिसिटी, मजबूती देने का काम करती है। मीडिया, इसके अंदर मसल्स पाई जाती है, और अरेखित या बोले कि इसके अंदर चिकनी पेशियां पाई जाती है। और इंटाइमेंट, ये हमने बात की है कि ये सल्की उपकलाओं की बनी हुई रहती है ये, और कैपिलरीज के अंदर तो ये सिर्फ यही पाई जाती है ताकि गैसों का आदान प्रदान है वो आसानी से हो पाए। तो 3 परतें, एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना। ये दूसरा नाम है इसका इंटाइमा। ये जो अंदर वाली गुहा है जहां पे ब्लड फ्लो होता है, ब्लड रहता है, वो इस गुहा के अंदर रहेगा। इस गुहा को कहते हैं ल्यूमेन। अब देखो, अगर यही चित्र ये धमनी का बनाया, अब मैं सिरा का बनाता हूं यही चित्र, तो देखो सिरा का कैसा होगा। ये मैंने बनाया बाहर वाला, ये वाली है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये है ट्यूनिका मीडिया, और ये है ट्यूनिका इंटरना। अब आप इसमें अंतर देख पाएंगे कि इसकी बीच वाली दीवार है वो इतनी मोटी नहीं है, और गुहा है वो तुलनात्मक रूप से चौड़ी होती है, क्योंकि दाब ज्यादा है तो दीवार को मोटा होना पड़ेगा। यहाँ दाब कम है तो यहाँ पे दीवार है उनकी पतली होती है। तो ये था इनका चित्र के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन। तो ये अपन ने नलिकाएं देखी है, धमनी और सिराएं। एक खास बात और है, महाधमनी निकलती है और महाधमनी से फिर शाखाएं होगी तो वो कहलाएगी धमनिका, और उसको बोलेंगे धमनिका प्राथमिक, और इससे जो नलिकाएं निकलेगी उसको बोलेंगे धमनिका द्वितीय, द्वितीयक धमनिका, तृतीयक धमनिका, ऐसे ही चलती रहेगी। और लास्ट अंत में ये कहां पे जाके खत्म होगी? वो होगी केशिका।
केशिकाओं तक, यानी इसको बोलेंगे महाधमनी से ये स्टार्ट हो रही है। धमनी का है, इसके लिए जो वर्ड है वो है आर्टियोल्स। आर्टरी से निकलती है आर्टियोल्स। आर्टियोल्स अंत में फर्स्ट सेकंड थर्ड होती जाएगी और अंत में वो कैपिलरीज से जुड़ी हुई रहती है। अगर सिरा की बात करें तो ये है वेन्स, महासिरा। महासिरा का नाम है वेना केवा। और ये वैसे वास्तव में दो होती है, एक होती है सुपीरियर और एक होती है इंफीरियर। इनसे भी निकलेगी फर्स्ट, इनको बोलेंगे सिरिका। सिरिका, सिरिकाई। इंग्लिश में इनके लिए जो टर्म है वो है वेन्यूल्स। आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स, ये वेन्यूल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होती जाएगी और अंत में ये काम खुलेगी केशिकाएं, यानी ये केशिकाएं दोनों कॉमन हो जाएगी, जुड़ जाएगी यहां पर इस प्रकार से। और आपकी आप हैं, इस संरचना को एक चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम इस चित्र में देखते हैं। अब हम इस एनिमेटेड डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। सभी प्रकार की रक्त नलिकाएं इस डायग्राम से समझ में आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम हार्ट, जहां पे लिखा हुआ है इसमें, वहां से ऑक्सीकृत रक्त आता है आर्टरी में। आर्टरी से ये फिर जाता है आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स हैं वो और अधिक विभाजित होकर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। कैपिलरीज हैं वो उत्तकों के सीधे संपर्क में होती है। यहाँ से विभिन्न पदार्थों, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, उनका आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन यहाँ पर उत्तकों में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरीज के अंदर आ जाती है। यहाँ से वेन्यूल्स के द्वारा रक्त को संग्रहित किया जाता है और वेन्स में छोड़ा जाता है। वेन्स रक्त को एकत्रित करके हृदय में पहुंचा देती है। हृदय से रक्त है वो फेफड़ों में जाता है, वहां पे शुद्ध हो जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है और वापस हृदय में आ जाता है, जहां से आर्टरी है वो पूरे शरीर में वापस भेज देती है। और ये क्रम हर बार या बार बार चलता रहता है। अब हम अंतिम बात और देख लेते हैं, धमनी और सिरिका। जब व्यक्ति मर जाता है उस समय ये खाली हो जाती है। मरने के बाद में खाली मतलब सारा का सारा रक्त कहाँ पे आ जाता है, सिराओं में। तो मरने के बाद भी ये भरी हुई रहती है। अब देखो एक अंतर समझ में आता है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो नीला पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि धमनियों में खाली हो गया और रक्त सारा कहाँ पे आ गया, सिराओं में। सिराओं में रक्त रहता है नीला, और ये अपने शरीर की जो बाहर वाली सतह है वहां पर ये दिख पाई जाती है, इसलिए मरने के बाद भी व्यक्ति नीला दिखाई देता है। आप ऐसे देख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बंद कर लेंगे तो ये अनऑक्सीकृत रक्त है वो इधर जाएगा नहीं, यहाँ पे अनऑक्सीकृत रक्त इकट्ठा हो जाएगा, तो थोड़ी देर बाद में कैसी दिखाई देगी, नीली दिखाई देगी। तो ये थी धमनी और सिराएं। अब हम तीसरी नलिका यानी केशिका की बात करते हैं। एक नंबर पे हमने देखा धमनी, दो पे देखा हमने सिरा, और तीसरी हम बात करते हैं केशिका। देखो ये शब्द थोड़ा सा कोशिका से मिलता जुलता है और पढ़ने में इसको कोशिका पढ़ लेते, नहीं कोशिका नहीं, केशिका है, केशिका। केशिका ऐसे आप पढ़ सकते हैं इसको, केशिका। अब देखिए इंग्लिश में इनको बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज एक ही आएगा, LLARIES। कैपिलरीज इनको कहते हैं। इनका जो व्यास होता है ना वो बहुत कम, लगभग मैक्सिमम बात करें तो 10 माइक्रोमीटर। अगर इनकी लंबाई की बात करें, मैक्सिमम लंबाई 0.5 mm यानी आधा mm। आधा mm बहुत छोटा, इतनी ये छोटी नलिकाएं होती है। और जैसा कि अभी आपने चित्र में भी देखा है कि ये किस प्रकार से धमनी और सिराओं के मध्य के अंदर ये पाई जाती है। ये सबसे छोटी नलिकाएं हैं। इसकी खास बात ये होती है कि हमने जो अभी 3 परतें देखी थी उनमें इनमें सिर्फ एक ही परत है, वो अंदर वाली परत पाई जाती है। इसके अंदर एक ही परत है, वो है ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना ही पाई जाती है, बाकी 2 परतें मीडिया और एक्सटर्ना है वो परतें इसके अंदर नहीं पाई जाती है। ये परत बहुत पतली होती है इस प्रकार से। तो होता क्या है, यहां से जब रक्त इसके अंदर आ रहा होता है वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई रहती है, वो वाली ऑक्सीजन उत्तकों तक जाती है और उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छोड़ी जाती है और ये फिर सिरा के द्वारा रक्त को वापस हृदय में और हृदय से फेफड़ों में पहुंचा दी जाती है। तो इस प्रकार से ये इधर होगी, ये किसी का है, इधर होगी धमनी और इधर होगी सिरा। तो धमनी और सिराओं के मध्य में जो नलिकाएं, बारीक बारीक नलिकाएं पाई जाती है, उनको कहा जाता है केशिका। और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड
या बोले कि उत्तकों में विभिन्न पदार्थों के आवागमन के लिए इनकी जो झिल्ली है वो बहुत ही पतली होती है, क्योंकि पदार्थों का आवागमन मिश्रण है वो आसानी से हो सके। तो ये हमने देखा है रक्त नलिकाएं। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।